दिलीप बल्लू के हाथ की चीज को देखते हुए खुद से बड़बड़ाता है। कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। बल्लू अपने हाथ की चीज को देखते हुए कहता है, ये है क्या मालिक? बल्लू के हाथ में एक सफेद खंजर था जो खून से सना हुआ था। दिलीप तुरंत बल्लू के पास जाता है और उस खंजर को देखकर उससे कहता है, बल्लू जा और जल्दी से पानी लेकर आ। बल्लू हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जैसी आपकी आज्ञा मालिक, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बल्लू हड़बड़ाहट के साथ उस खंजर को पुतलियों के ढेर के ऊपर रख देता है और पानी लेने चला जाता है। दिलीप उस खंजर को अपने हाथ में उठाता है और बड़ी ही बारीकी के साथ देखने लग जाता है। दिलीप बड़ी गौर से उस खंजर की जांच कर रहा था। उसका हर एक कोना बड़े नजदीक से देख रहा था। दिलीप उस खंजर को देखते हुए कहता है, लग तो ये कुछ वैसा ही रहा है, बस अब ये बल्लू जल्दी से पानी लेकर आ जाए, फिर सारा सच सामने आ जाएगा। कुछ ही देर में बल्लू वहां पर एक बड़े से जग में पानी लेकर पहुंच जाता है। दिलीप तुरंत बल्लू के हाथ से जग लेता है और उस खंजर पर पानी डालने लग जाता है। पानी पड़ते ही खंजर पर लगा सारा खून साफ हो जाता है और वो सफेद खंजर चमकने लग गया था। बल्लू से चुप नहीं रहा जाता और वो दिलीप से फिर पूछ बैठता है, मालिक, ये खंजर तो बहुत अलग लग रहा है। मैंने ऐसा अजीब खंजर अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। दिलीप बल्लू की बातों का कुछ जवाब नहीं देता है। उसका पूरा ध्यान इस वक्त खंजर पर था। दिलीप कांच के जग के अंदर उस सफेद खंजर को डाल देता है। जैसे ही वो खंजर सफेद पानी के अंदर डूबता है, उस खंजर का रंग बदल जाता है। वो सफेद से काला हो जाता है। खंजर का रंग बदलते देख बल्लू और दिलीप दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। खंजर को चमकता देखकर दिलीप खुश होने लग गया। दिलीप कहता है, ये वही है जो मैंने सोचा था। बल्लू कहता है, मालिक, ये चीज क्या है? दिलीप खंजर को जग में से बाहर निकालते हुए कहता है, ये वो खंजर है जिससे यक्षिणी को मारा जा सकता है। ये क्रकड़ हथियार है। इसके बारे में एक बार मुझे मायाधारी ने बताया था। मुझे लगता है जरूर इसे मायाधारी ने ही बनाया होगा उस यक्षिणी को मारने के लिए। बल्लू कुछ सोचते हुए कहता है, पर मालिक, अगर मायाधारी जी ने हथियार बना लिया था तो उस यक्षिणी को मारा क्यों नहीं? दिलीप तुरंत जवाब देता है, क्योंकि वो खुद मर रही थी। इस वजह से उसे हर महीने नई आंखें लगती थी। उसी का निवारण करने के लिए उसे तारा की जरूरत थी। उससे उसे हमेशा के लिए आंखें तो मिलती ही, साथ में तारा की शक्तियां भी मिल जाती। इसलिए पहले वो तारा को मारने वाली थी, फिर उसके बाद यक्षिणी को। पर लगता है उससे पहले ही उस यक्षिणी ने मायाधारी के साथ कुछ कर दिया होगा या मार दिया होगा उसे, तभी वो वापस लौट कर नहीं आ रही। बल्लू घबराते हुए कहता है, तो फिर अब अपना क्या होगा मालिक? दिलीप शातिर मुस्कान के साथ कहता है, मायाधारी चली गई तो क्या हुआ, पर जाते जाते मायाधारी वो काम करके गई है जो हम कभी नहीं कर पाते, क्रकड़ बनाने का। लगता है उस यक्षिणी का अंत मेरे हाथों ही लिखा है। मैं उस यक्षिणी को छोड़ूंगा नहीं। कल रात उस यक्षिणी की आखिरी रात है। मैं कल ही ग्रेवयार्ड कोठी जाऊंगा और उसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। बल्लू घबराते हुए कहता है, क्या कहा मालिक आपने? आप ग्रेवयार्ड कोठी जाएंगे? दिलीप बल्लू को घूरते हुए कहता है, सिर्फ मैं नहीं बल्लू, तू भी कल मेरे साथ ग्रेवयार्ड कोठी चलेगा। मरेंगे साथ साथ और मारेंगे भी साथ साथ। आखिर तू मेरा सबसे वफादार नौकर जो है। दिलीप की ये बात सुनकर बल्लू की रूह कांप जाती है। डर के मारे उसके हाथ पैर कपकपाने लग जाते हैं। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर आधी रात बीत चुकी थी। शालिनी और डायना बड़ी ही खामोशी के साथ कमरे के अंदर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में फेस करके सो रहे थे। कमरे के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। शालिनी लंबी लंबी आहें भरते हुए सो ही रही थी कि तभी वो झट से अपनी आंखें खोलती है। शालिनी मन में सोचती है, यही सही मौका है उस झरने के बारे में पता लगाने का। मुझे अभी उसे खोजने निकलना होगा। इतना सोचकर शालिनी बिस्तर से उठने ही वाली थी कि तभी डायना की बॉडी में मूवमेंट होने लग जाता है और शालिनी तुरंत अपनी आंखें वापस से बंद कर लेती है। डायना बिना कोई आवाज किए खामोशी के साथ उठती है और सबसे पहले शालिनी को देखती है कि वो सो रही थी या नहीं। जब उसे पूरी तसल्ली हो जाती है कि शालिनी सोई हुई है, तो बेड के नीचे से वो कुछ निकालती है और बिना कोई आहट किए कमरे से बाहर निकल जाती है। डायना के जाते ही शालिनी तुरंत अपनी आंखें खोलती है और मन में सोचने लग जाती है, ये डायना इतनी रात में चोरी छुपे कहां पर जा रही है? उस रात भी जब मैं तारा को ढूंढने निकली थी और वापस कमरे में आई थी, तो ये डायना कमरे के अंदर मौजूद नहीं थी। आज तो मैं पता करके रहूंगी कि आखिर ये आधी रात में जाती कहां पर है। इतना कहकर शालिनी तुरंत बिस्तर पर से उठ जाती है और बिना कोई आवाज किए डायना का पीछा करने लग जाती है। इधर डायना कमरे से बाहर निकलकर कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसे अभिमन्यु, कछुए और कायर की बातें करने की आवाज सुनाई देने लग जाती है।
उनकी आवाज सुनकर डायना जहां पर थी वहीं पर रुक जाती है। डायना को अचानक रुकते हुए देख शालिनी भी रुक जाती है और तुरंत उसके बगल में जो कमरा था उसके अंदर घुस जाती है। डायना बड़ी ही चालाकी के साथ आगे बढ़ने लग जाती है और जब वो नीचे हॉल में देखती है तो उसे वहां पर अभिमन्यु, कायर और कछुआ बैठकर बातें करते हुए दिखाई देते हैं। अभिमन्यु कायर को देखते हुए कहता है, तुम दोनों आपस में फुसफुसाते रहोगे या बताओगे भी कि क्यों जगाया मुझे आधी रात में? कायर अभिमन्यु से कहता है, मैंने तुझे नहीं जगाया अभिमन्यु, इस कछुए ने तुझे जगाने के लिए बोला था इसलिए जगाना पड़ा। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, जिसने भी जगाया हो पर बताओगे कि ऐसी क्या बात हो गई कि तुम दोनों ने आधी रात को मुझे यूं जगा कर रखा है? कायर कछुए की तरफ देखते हुए कहता है, बोल कछुए। कछुआ मन में सोचने लग जाता है, जिस राज को बताने के लिए मैंने अभिमन्यु को बुलाया है वो राज मैं इसे बताऊं या नहीं बताऊं, इसे बताना ठीक होगा या नहीं। कछुआ अभी भी कंफ्यूज, उसके समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, अभिमन्यु को अपने सौदाया होने के बारे में बताए या नहीं। दिन भर सोचने के बाद वो बस इतना समझ गया था कि एक अभिमन्यु ही था जो उसकी मदद कर सकता है। उसकी मदद के बिना कछुआ वर्चस्विनी को कभी नहीं बचा सकता था। कछुआ का मन बार बार अभिमन्यु को अपने बारे में बताने से पलट रहा था और वो असली बात को छुपाते हुए कहता है, वो बहुत दिन हो गए ना हम लोगों ने बातें नहीं करी, तो मैंने तुझे बचपन की यादें ताजा करने के लिए बुलाया है। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? बचपन की यादें ताजा करने के लिए? कायर मन ही मन सोचने लग जाता है, लगता है ये कछुआ नहीं मानने वाला, ये अपना राज नहीं बताने वाला, इससे बड़ा मतलब ही कोई नहीं है। किसी की जान चली जाए पर इसे कोई परवाह नहीं है, बस अपनी परवाह है। कछुआ अभिमन्यु से कहता है, हाँ अभिमन्यु, तुझे याद है बचपन में कैसे हम तीनों नदी में खेला करते थे? ऊपर छुपी डायना मन ही मन सोचने लग जाती है, ये तीनों भी ना, ये भी कोई वक्त है बातें करने का? ये लोग यहाँ हॉल में बैठे हैं, अब मैं बाहर कैसे जाऊं? मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है, कुछ भी हो आज मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी मैं अपने असली काम को अंजाम दे पाऊंगी जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। डायना सोचने लग जाती है कि वो कैसे ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकले। इधर शालिनी जिस कमरे के अंदर छुपी हुई थी उसके अंदर अंधेरा छाया हुआ था। जब वो अपने आसपास नजरें घुमाती है तो देखती है कि वो तारा और वर्चस्विनी का कमरा था। तारा और वर्चस्विनी दोनों बड़े आराम से अपने बेड पर सो रहे थे। शालिनी तारा को देखकर मन ही मन सोचने लग जाती है, चलो ये अच्छी बात है कि तारा और वर्चस्विनी दोनों सो रहे हैं, मतलब आज रात ये वर्चस्विनी कुछ नहीं करने वाली। हो सकता है तारा को वो मंत्र याद ही ना हुए हों जो वर्चस्विनी ने उसे याद करने के लिए दिए थे, तभी ये वर्चस्विनी खामोशी के साथ सो रही है। अब मैं तारा की फिक्र किए बिना डायना का पीछा कर सकती हूँ। इतना सोचकर शालिनी फिर से कमरे से बाहर झांक कर देखती है कि डायना अभी भी वहीं छुपी हुई थी और कुछ सोच रही थी। इधर डायना सोच ही रही थी कि वो क्या करे, तभी उसे याद आता है कि ग्रेवयार्ड कोठी में एंटर होने के 2 दरवाजे हैं, एक आगे से और दूसरा पीछे से, जिसका मुंह सीधे कुएं की तरफ खुलता है। डायना इतना सोचकर दूसरे दरवाजे की तरफ जाने लग जाती है और उसी के पीछे पीछे शालिनी भी चोरी छुपे उसका पीछा करने लग जाती है। कुछ देर बाद डायना लंबी लंबी झाड़ियों और पेड़ों को पार करते हुए बड़े ही प्यार से अपनी कमर मटकाते हुए आगे बढ़ते जा रही थी, जैसे उसे किसी चीज का डर ही नहीं हो। उसकी चाल साफ बता रही थी कि वो बहुत खुश थी और कोई सा ऐसा काम करने जा रही थी जिसका वो काफी वक्त से इंतजार कर रही थी। डायना की कमर के मटकने के साथ ही उसकी कमर के नीचे तक आती लंबी सी चोटी भी मटके जा रही थी, पर उस चोटी की मूवमेंट कुछ अलग ही थी जो आम नहीं थी। एक पल के लिए तो उसकी चोटी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चोटी में भी जान हो। डायना से कुछ दूरी पर शालिनी थी जो बड़ी ही चतुराई के साथ उसका पीछा कर रही थी। डायना ने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था, पर वो क्या था ये शालिनी को पीछे से दिखाई नहीं दे रहा था। पीछा करते वक्त जब शालिनी की नजर डायना की चोटी पर पड़ती है तो उसे उस चोटी के मूवमेंट में कुछ अजीब बात लगती है। डायना की चोटी को देखकर शालिनी को कुछ याद आने लग जाता है। शालिनी डायना की चोटी के मूवमेंट को नोटिस करते हुए कहती है, ये डायना की चोटी तो उसी तरह हिल रही है जैसे किसी शालिनी ने इतना कहा ही था कि तभी डायना तुरंत पीछे मुड़ जाती है, पर डायना की शालिनी पर नजर पड़ती उससे पहले ही शालिनी झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। डायना एकटक नजर से शालिनी की ही ओर देख रही थी। शालिनी लंबी लंबी आहें भरने लग जाती है। डायना को शक हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर जब झाड़ियों में थोड़ी सी भी हलचल नहीं होती तो उसे लगता है कि हवा का कोई झोंका होगा। डायना अपना वहम समझकर वापस से आगे देखने लग जाती है और अपने कदम सामने की ओर बढ़ाने लग जाती है।
शालिनी भी वापस से और ज्यादा सतर्कता के साथ डायना का पीछा करना शुरू कर देती है। डायना का पीछा करते करते शालिनी बंगला मुड़ा घाट तक पहुंच गई थी। डायना बंगला मुड़ा घाट के एकदम बीचों बीच आकर खड़ी हो जाती है। शालिनी डायना से कुछ दूरी पर ही झाड़ियों के पीछे छुप गई थी, जहां से उसे डायना तो दिखाई दे रही थी, पर वो खुद से क्या बड़बड़ा रही थी ये सुनाई नहीं दे रहा था। डायना को देखते हुए शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये डायना आधी रात में घाट पर क्या करने आई है? आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? डायना घाट के बीचों बीच खड़े होकर अपने चारों तरफ देखती है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब वो पूरी तरह निश्चिंत हो जाती है कि कोई उसे नहीं देख रहा, तो वो वहीं पर बैठ जाती है। डायना अपने साथ एक छोटा सा कपड़े का थैला लाई थी, वही थैला जो वो बेड के नीचे से निकाल कर लाई थी। डायना उस थैले में से सामान निकालना शुरू कर देती है। सबसे पहले डायना आटे का बना हुआ एक दिया निकालती है जिसमें घी भरा हुआ था। उसके बाद एक एक करके 9 नींबू निकालकर उस दिए के चारों तरफ रख देती है। डायना उन नींबुओं में अपनी चींटी उंगली के बगल वाली उंगली से कुमकुम लगाती है और उसके बाद उन नींबू के एकदम बीच में रखे दिए को जला देती है और अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। डायना मंत्र पढ़ते हुए कहती है, ओम कामदेवाय विहा रति प्रियाय धीमहि तैनो अनंग प्रचोदयात्। डायना बार बार यही मंत्र दोहराते जा रही थी। मंत्रों का जाप करने में डायना इतना खो जाती है कि उसकी आवाज आसपास गूंजने लग जाती है। उसके मंत्रों के जाप से ऐसा कंपन उत्पन्न हो रहा था कि वो नींबू धीरे धीरे हिलने लग गए थे। मंत्रों के जाप की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी। शालिनी को भी डायना के मंत्रों की आवाज सुनाई देने लग गई थी। शालिनी डायना की आवाज को गौर से सुनते हुए मन में सोचती है, ये मंत्र तो कामदेव वशीकरण मंत्र है। इसका मतलब डायना किसी को अपने वश में करने की कोशिश कर रही है, पर किसे और क्यों? शालिनी झाड़ियों के पीछे छुपकर ये सारा मंजर देख रही थी। डायना अभी भी मंत्रों का जाप करने में पूरी तरह खोई हुई थी। तभी दिए की लौ तेज होने लग जाती है, जिसका एहसास डायना को भी होने लग गया था। उसके आसपास का एरिया तपने लग गया था। डायना तुरंत अपनी आंखें खोल लेती है और देखती है कि उन 9 नींबुओं पर जो उसने लाल कुमकुम लगाया था, वो कुमकुम पूरी तरह काला हो गया था, जिसे देखकर डायना मन ही मन मुस्कुराने लग जाती है। ये मुस्कान संकेत था कि जिस मकसद से वो ये सब क्रिया कर रही थी उसमें कामयाब हो रही थी। डायना अपने बैग में हाथ डालकर एक पुड़िया निकालती है। वो उसे खोलती है तो उस पुड़िया के अंदर से करीब 5 इंच का बाल निकलता है, जो किसी लड़के का बाल लग रहा था। डायना धीरे धीरे मंत्र पढ़ते हुए दिए की लौ में उस बाल को जलाने लग जाती है। वो बाल आम बाल की तरह नहीं जल रहा था, एकदम धीरे धीरे जल रहा था और जलने के साथ ही उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। शालिनी डायना को देखते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है, ये सब ठीक नहीं है, डायना ठीक नहीं कर रही है। पता नहीं ये सब करके किसको अपने वश में कर रही है। कहीं युग बाबू को तो नहीं? मुझे डायना को रोकना होगा, मैं उसे ये सब नहीं करने दे सकती। सदियों से है